साथ उनका व्यवहार ऐसे ही कट्टरपंथी की तरह ही है या नॉर्मल व्यवहार करते हैं? नहीं नहीं, वो कट्टरपंथी ही की तरह है। वो माँ बहन पे भी आ जाते हैं। वो सिपाही की भी माँ बहन एक कर देते गाली गलौज भी देते? जी, सिपाही की भी माँ बहन एक कर देते हैं। उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? किनके खिलाफ? उमेश जी के खिलाफ। हमने जो एक्शन लिया, हमें जो लगा, हमने वीडियो डाला। हमारे साथ जो हो रहा था, मैंने अपनी बात को रखा। बाकी जो और जेल की जो अंदर की और भी बातें हैं ना, तो ये सिपाही बताया। अच्छा, जब एक महिला के ऊपर उत्पीड़न होता है, घरेलू हिंसा होती है या उसके साथ कुछ बलात्कार जैसे काम होते हैं, तो वो पुलिस के पास जाती है। लेकिन जब पुलिस यहाँ आप ही सेफ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि बनारस में खासकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के साथ इस तरह के उत्पीड़न हो रहे हैं, तो और लेडीज अपने मुंह कैसे खोलेंगी? जी देखिए, रही कि यहाँ की पुलिस से बताने के लिए पहले तो हम तो खुद पुलिस हैं, आपने कहा ठीक है, और हम ही सेफ नहीं हैं। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि जब मैं खुद यहाँ सेफ नहीं हूँ तो मैं उनके पास क्या शिकायत लेके जाऊँगी। मंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक पुलिस महिला जो है वो सेफ नहीं है, तो आप उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो बड़े बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े पोस्ट पर हैं लेकिन अपनी आवाज़ों को दबा करके रखी हुई हैं? उनको किस तरह से सामने आना चाहिए और आपने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई? मैंने हिम्मत इसीलिए दिखाई, देखिए जब देश भी आज़ाद हुआ था ना, तो कुछ लोगों ने ही हिम्मत दिखाई थी। उसकी वजह से आज सब लोग सेफ हैं। आज देश आज़ाद है ना, तो मैंने मन में यही ठान लिया था कि हम अकेले शहीद होंगे। शहीद हो जाएं या रहें, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे। अब प्राण रहे और या जाए। हो सकता है कि हमको देख के जिन महिलाओं की आंखों में पर्दा पड़ा है, हो सकता है अपने बच्चों के लिए, समाज के बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो आगे आए। उठाया। किस तरीके का उत्पीड़न करते थे? किस तरीके? ये अश्लील हरकतों का उत्पीड़न। हाँ, अश्लील हरकतों का उत्पीड़न, महिला को बुला के बैठाना और उनकी नज़रें इधर उधर करना, और बात में ये बात भी करते थे, और नज़र भी इनकी ऐसी जगह जाती थी जो बताने लायक नहीं है। हाँ, और गंदी गंदी बातें भी बोलते थे और उल्टा सीधा भी बोलते थे कि हम लोग को लगता था रोते हुए हम लोग बाहर आ जाते थे। लक्ष्मी का रूप माना जाता है, लेकिन वाराणसी का एक ताजा मामला सामने आया है जहां पर मीना कन्नौजिया के साथ ऐसी घटना घटी है, वो भी वाराणसी के जिला जेल कारागार में, जो कि आप सुन नहीं सकते। 2 दिनों से चर्चाओं में बनी हुई हैं मीना कन्नौजिया जी, और उन्होंने जेल अधीक्षक उमेश सिंह के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हुए हैं। उनका उत्पीड़न लगभग 2 सालों से हो रहा है और वो अब तक चुप्पी साधे हुई थी, लेकिन आखिरकार उनकी चुप्पी टूटी है और उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है वो लगाए हुए हैं उमेश सिंह के ऊपर। तो हमारे साथ मौजूद है इस खास विशेष इंटरव्यू में और हम उनसे ही बात करेंगे और उनकी आप बीती जानेंगे। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं मीना कन्नौजिया, उप कारापाल। इस समय ट्रांसफर हो गया है तो मैं नैनी चली गई हूँ। अच्छा, मैम, किस तरह की आपके साथ उत्पीड़न हुआ है, किस तरीके की चीजें आपने झेली हैं और अब क्यों चुप्पी तोड़ा है आपने? देखिए, उत्पीड़न तो इनका रहा ही है और अभी भी उमेश सिंह का अधीक्षक हैं हमारे, इनका उत्पीड़न शुरू से रहा है। ये जब से आए हैं तो तब से ही रहा है। 1 महीना भी नहीं बीता। हमारे ही साथ उप जेलर थी रतन प्रिया जी, उनके साथ भी यही मामला हुआ। उन्होंने अपना उठाया। किस तरीके का उत्पीड़न करते थे? किस तरीके? ये अश्लील हरकतों का उत्पीड़न। हाँ, अश्लील हरकतों का उत्पीड़न, महिला को बुला के बैठाना और उनकी नज़रें इधर उधर करना, और बात में बात भी करते थे, और नज़र भी इनकी ऐसी जगह जाती थी जो बताने लायक नहीं है। हाँ, और गंदी गंदी बातें भी बोलते थे और उल्टा सीधा भी बोलते थे कि हम लोग को लगता था रोते हुए हम लोग बाहर आ जाते थे। आपको कब लगा कि अब हद हो गई? हमें अभी समझ लीजिए अभी 2-4 दिन हुआ है, अब हमें लगा कि अब हद हो गई है। इन्होंने ऐसा हुआ ये कि कई मुद्दों में इन्होंने मेरा नाम डाल दिया। जब मैं इनका कहना नहीं कर रही, मैंने बयान दिए मुख्यालय में जाके, जब से मैंने बयान मुख्यालय में दिए तब से ये मेरे खिलाफ लिखा पढ़ी सब चीज़ चालू कर दिया इन्होंने। मुख्यालय में क्या बयान दिया? मुख्यालय में मैंने यही बयान दिया कि जो रतन प्रिया का बयान था और जो उन्होंने जो शब्द कहे हैं इनके लिए, वो 100% सही हैं। और मैं तो ये भी मुद्दा उठता है कि फिर आपने क्यों पक्ष में दिया, तो इसके लिए भी मैंने बताया कि मैं उस समय डर गई थी, अपने परिवार को लेके डर गई थी क्योंकि इन्होंने इतना दबाव डाल दिया था, सारे डिप्टी जेलरों पे दबाव डाल दिया था और आज भी वो दबाव कायम है।
अच्छा, आपने आरोप लगाया कि उमेश जी रूम पर भी बुलाते हैं औरतों को। उन्होंने हमको बुलाया, और किसको बुलाते तो मैं नहीं जानती हूँ। उन्होंने हमको और बिमलेश को बुलाया। मैंने बिमलेश मैडम को बताया भी, वो भी कनौजिया हैं, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और यही कहा कि भाई देखिए साहब इतने पावरफुल हैं और उनका इतना दबदबा है, और मैं तो भाई नहीं कहूँगी, मैं सामने नहीं आऊँगी मीना, और तुम भी ऐसा मत करो। क्यों करोगी जी, थोड़े दिन के हैं, चले जाएंगे। जेल के और स्टाफ के साथ उनका व्यवहार कैसा था? देखिए स्टाफ के साथ तो ये स्टाफ ही बताएगा, जो चूड़ी पहन के बैठा हुआ है ये स्टाफ ही बताएगा, क्योंकि मेरे कहने से तो प्रताड़ित वो लोग भी हैं, वो चाहे सिपाही हो या महिला हो। महिला जो सिपाही है, महिला बैरक की, उनको कोई भी मतलब प्रताड़ित वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अपना ड्यूटी करती हैं ढंग से और उनसे कुछ वो कहते भी नहीं हैं। तो क्यों आपको टारगेट किया गया है? जी, क्योंकि हम लोग ना उनके ऑफिस में जाते हैं। महिला बैरिक अलग है, उनसे उनको कोई वो है नहीं। वहाँ महिला हेड भी हैं, सिपाही भी हैं, वो लोग सब अपना ड्यूटी ढंग से करती हैं। वहाँ जा भी नहीं सकते ना, वो परेड वगैरह होती है तभी जाते हैं, अन्यथा वो वहाँ नहीं जाते हैं। बाकी स्टाफों के साथ उनका व्यवहार ऐसे ही कट्टरपंथी की तरह ही है या नॉर्मल व्यवहार करते हैं? नहीं, वो कट्टरपंथी ही की तरह है। वो माँ बहन पे भी आ जाते हैं। वो सिपाही की भी माँ बहन एक कर देते, गाली गलौज भी देते? जी, सिपाही की भी माँ बहन एक कर देते हैं। उनके खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया? किनके खिलाफ? उमेश जी के खिलाफ। हमने जो एक्शन लिया, हमें जो लगा, हमने वीडियो डाला। हमारे साथ जो हो रहा था मैंने अपनी बात को रखा। बाकी जो और जेल की जो अंदर की और भी बातें हैं ना, तो ये सिपाही बताएं, अपनी बात को रखा। बाकी जो और जेल की जो अंदर की और भी बातें हैं ना, तो ये सिपाही बताएंगे ना। ये सिपाही जो मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, ये सिपाहियों को बताना चाहिए। अच्छा, आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं, जब जॉब कर रही हैं? मुझे 29 साल लगभग हो गया है, और किसी भी जेल पे अगर मेरी एक भी शिकायत मिल जाए तो आप कहिएगा। अब आपका अगला कदम क्या होगा? मेरा अगला कदम यही है कि बस हमें न्याय चाहिए। कोई भी सरकार हो, हमें न्याय चाहिए बस। हमें पक्ष के कई नेता अपने ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं, आपके वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार का एक ये मुद्दा बन गया है? अब देखिए, मुद्दा बन गया है जो भी, इस बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूँगी। मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी लोग मेरे साथ हैं और मुझे सभी से सहयोग मिलेगा। अच्छा, जब एक महिला के ऊपर उत्पीड़न होता है, घरेलू हिंसा होती है या उसके साथ कुछ बलात्कार जैसे काम होते हैं, तो वो पुलिस के पास जाती है। लेकिन जब पुलिस यहाँ आप ही सेफ नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि बनारस में खासकर प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में महिलाओं के साथ इस तरह के उत्पीड़न हो रहे हैं, तो और लेडीज अपने मुंह कैसे खोलेंगी? जी देखिए, रही कि यहाँ की पुलिस से बताने के लिए, पहले तो हम तो खुद पुलिस हैं, आपने कहा ठीक है, और हम ही सेफ नहीं हैं। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि जब मैं खुद यहाँ सेफ नहीं हूँ तो मैं उनके पास क्या शिकायत लेके जाऊँगी। बात होती है बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, आपने बचाने का भी काम किया, आपने पढ़ने का भी काम किया, फिर भी आप सेफ नहीं हैं। आपको क्या लग रहा है? मुझे बस यही लग रहा है। बस देखिए, मैं सरकार से चाहती हूँ कि मुझे न्याय मिले, बस मुझे न्याय मिले, और हमें पूरी उम्मीद है कि इस सरकार में हमें न्याय मिलेगा, या कोई भी सरकार होती हमें न्याय ज़रूर मिलता, क्योंकि इतना हमारा सहयोग जो आप लोगों ने किया है और भी मेरे भाई लोग कर रहे हैं, तो अगर मैं गलत होती तो मेरा सहयोग कोई नहीं करता। जहां एक तरफ वुमेन्स डे मनाया जा रहा है, महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक पुलिस महिला जो है वो सेफ नहीं है, तो आप उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो बड़े बड़े क्षेत्र में बड़े बड़े पोस्ट पर हैं लेकिन अपनी आवाज़ों को दबा करके रखी हुई हैं? उनको किस तरह से सामने आना चाहिए और आपने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई? मैंने हिम्मत इसीलिए दिखाई, देखिए जब देश भी आज़ाद हुआ था ना, तो कुछ लोगों ने ही हिम्मत दिखाई थी, उसकी वजह से आज सब लोग सेफ हैं। आज देश आज़ाद है ना, तो मैंने मन में यही ठान लिया था कि हम अकेले शहीद होंगे, शहीद हो जाएं या रहें, लेकिन हम खड़े हो जाएंगे। अब प्राण रहे और या जाए। हो सकता है कि हमको देख के जिन महिलाओं की आंखों में पर्दा पड़ा है, हो सकता है अपने बच्चों के लिए, समाज के बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए वो आगे आए। अच्छा, सूचना मिल रही है कि स्थानांतरण हो गया है आपका और उमेश? जी, मेरा स्थानांतरण हो गया है। मैं कल वहाँ पे ज्वाइन भी कर ली हूँ और फिर मैं छुट्टी लेके यहाँ आई भी हूँ प्रयागराज में। अच्छा, छुट्टी लेकर के आज आप आए? जी, छुट्टी लेके, मैं 2 दिन की छुट्टी मैडम ने मुझे दिया है, मैं आई हूँ। इस केस में अब आप आगे की कार्रवाई के लिए सरकार से किस तरह का आप सपोर्ट चाहती हैं? मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि इसकी जांच हो। अगर मैं गलत हूँ तो सरकार मुझे दोषी ठहराए, मुझे सज़ा दे। अगर वो गलत हैं तो उनको सज़ा दे। इससे ज़्यादा मुझे सरकार से और कुछ भी नहीं चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ मीना कन्नौजिया थी और उन्होंने अपनी आप बीती हमारे चैनल के माध्यम से बताई। और भी कई सारी महिलाएं हैं जो उच्च पद पर हैं लेकिन अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और जब बात हो खुद सरकार के अंदर के प्रशासन के अंदर इस तरह की उत्पीड़न की, तो कौन ही अपनी आवाज उठाएगा। तो ये न्यूज़ पे हमारी पूरी नज़र बनी रहेगी। आगे की सारी चीज़ें हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और बने रहें जयदेश के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना, इरशाद अहमद के साथ। जिस तरीके से आपका बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हो रहा है जी, और आप यहाँ पे डिप्टी जेलर भी हैं और इस जी। नैनी में आपको तैनाती कर दी गई जी, है। जी। क्या पूरा प्रकरण है? पूरा प्रकरण देखिए ये है कि हमारे अधीक्षक साहब जो हैं डॉक्टर उमेश सिंह, उनका जो भ्रष्टाचार का जो मामला है महिलाओं के प्रति, वो ठीक नहीं है। पहले भी हो चुका है, रतन प्रिया के साथ हो चुका है और कई महिलाएं हैं जो सुनने में आया है, लेकिन उनसे संपर्क हमारा नहीं है। और मेरे साथ भी वही हो रहा था, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई क्योंकि हमारा कोई सुन नहीं रहा था। हमने बहुत जगह पत्र डाले लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। इसलिए मैंने अपना भी एक वीडियो बनाया। योगी जी के लिए मैंने एक पत्र लिखा ताकि बाबा तक खबर जाए और बाबा जी देखें उसको और उसको पढ़ें, फिर हमारे साथ न्याय करें। वर्तमान समय में महिलाओं को लेकर जिस तरीके से लगातार ये भी सरकार कर रही है कि हमारे शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित हैं और आप एक प्रशासन में होते हुए भी बहुत बड़े आरोप लगा रही हैं, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर। देखिए, सरकार है, सरकार को जब तक कुछ मालूम नहीं होगा तब तक सरकार कैसे फैसला करेगी। हमें सरकार से, किसी भी सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है। बस हमें ये है कि बस उन तक खबर जाए, वो चाहे मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे मायावती जी हो। जब तक उनके पास खबर नहीं जाएगी तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते। और इसी खबर को भेजने के लिए हमने माननीय बाबा जी के लिए एक वीडियो बनाया जब हम बहुत परेशान हो गए, और उस वीडियो को हमने उन तक पहुंचाने की कोशिश की। उस जो प्रार्थना पत्र था उसमें क्या था, बताइए, दर्शकों को जानना चाहते हैं। प्रार्थना पत्र तो उसमें है, वो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। उसमें जो भी जितना भी हम परेशान थे वो सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं कि ये बुलाते थे, ये घर बुलाते थे, ये ऑफिस में बुलाते थे, अश्लील हरकतें करते थे और गंदी गंदी तरह से खबर आएगी जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मेरे साथ ऐसा होगा, वैसी खबर ये डालेंगे। सर जी, आप लोग तो दूसरों को सुधारते हैं, कैदियों को बंद करके सुधारते हैं, लेकिन ये सब कहाँ से मामला ऐसा सोच आ गई कि मीडिया में आकर के कहा जाए? मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी बाबा जी से कहूंगी कि जेल जैसे विभाग में और जहाँ पे महिलाएं रहती हों उस विभाग में ऐसे अधिकारियों को रखा जाए जो सबकी पीड़ा समझे, वो या महिला हो या वो पुरुष हो। अगर उनकी जगह मैं होती, पहली बात तो मैं होंगी नहीं, अगर मैं उनकी जगह होती तो मैं जितना भी जेल में है मैं सबका, मैं अपनी तरह की, मेरी बेटियां हैं, मेरे भाई बंद हैं। क्योंकि देखिए, जो मुलजिम होता है अगर जेल में आता है तो ठीक है, उसने किया, उसने बाहर किस परिस्थितियों में किया, चोरी किया तो किस लिए किया, पेट के लिए किया या अपनी माँ के लिए किया या अपने बाप की दवाई के लिए किया, ये तो कोई नहीं जानता है। उनके अंदर की बात को समझना चाहिए। ठीक है, वो जेल में आए, जेल में आने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको परेशान करूं। वो मेरे भाई भी हो सकते हैं, मेरे बाप भी हो सकते हैं, मेरी बेटी भी हो सकती है और मैं भी हो सकती हूँ जेल में। अभी विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो आपके उस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक्स पे। जी चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, रावण हो, जी। तो तमाम लोग कर रहे हैं शेयर। क्या आपसे कुछ बातें हुई? किस विषय में? जैसे ये लोग शेयर कर रहे हैं तो क्या आप जिससे हैं ऐसे उन लोगों ने भी लिया, बस। अच्छा, एक बात और बताइए कि कहीं न कहीं जाति का भी एक मामला आजकल आए दिन कहीं न कहीं जेल में हर जगह देखा जा रहा है। तो आप भी एक जो है कि कन्नौजिया समाज से आती हैं, तो क्या कहीं जाति का भी असर देखने को मिला कि जाति शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया? देखिए, जाति तो एक अलग चीज हो गई है ना। देखिए, जाति को लेके हम ये नहीं कहेंगे कि जाति को लेके हम लड़ें, लेकिन अधिकतर देखने को तो ऐसा ही मिला है। अधिकतर देखने को ऐसा ही मिला है। और बाकी तो आप अगर वो चले जाएंगे उसके बाद अगर आप एक एक पन्ने की जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किसकी ड्यूटी कैसे लगती थी और कहाँ लगती थी और किस लिए लगती थी। ये सारी जांचें
बाद में हो, आराम से हो। जब तक ये फैसला नहीं हो जाता और ये मामला खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मैं सुकून से नहीं हूँ। मैं जिस जेल पे भी रहूंगी, मैं टेंशन में ही क्या रहूंगी। धमकी वगैरह भी आ रही है? हम्म? धमकी वगैरह भी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, हमें धमकी देखिए फोन से क्यों देंगे? इतने वो बेवकूफ थोड़े हैं कि वो फोन से हमको धमकी देंगे। तो किसी भी उन्होंने प्रकार से किसी भी प्रकार से वो करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग वहां बैठते थे तो वो ऐसे ऐसे शब्द बोलते थे कि मैं किसी को भी कुछ करवा सकता हूँ, मेरा अभी तक किसने क्या बिगाड़ा। एक रिवंश सिंह जी हैं, वो उनका नाम लेते थे, कहते थे वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो मेरा। वो उसने वो उठा था, लेकिन